नमस्ते वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग। संडे है आज, रविवार, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस बुक से चैप्टर लिया गया है और चैप्टर का जो नेम होने वाला है वो होने वाला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत खूबसूरत सी बातें करेंगे इस चैप्टर के दौरान और 15 से 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रवि सर के साथ हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप बहुत अच्छे से फैक्ट्स यहाँ पे देख पाएंगे, सारे पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी उस शाम जब हमें स्वतंत्रता मिली वो क्या थी और उसके बाद क्या चेंजेस हुए, उससे पहले की सिचुएशंस जो थी वो क्या थी। और इसके साथ ही आप देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो इस दौरान वर्ल्ड में हो रहे थे और हमारे कंट्री के अंदर हो रहे थे और देखेंगे वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो कि कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अंग्रेजों की वजह से आए। नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत सारे थे लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे इंपैक्ट्स भी थे जो पॉजिटिव रहे इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से टॉपिक को। तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, मैं खुद भी इसको चेकआउट करूंगा एक बार बनाने के बाद। तो चलो सबसे पहले हेडिंग नोट करते हैं ना, चैप्टर नंबर 1। मेरा डस्टर क्या है, मैंने बहुत दिनों बाद यूट्यूब पेज पे शुरुआत की है तो मेरा डस्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ पे मिलेगा, ऊपर ही रखा हुआ है, भूल गया था मैं चलो कोई नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक बोर्ड को बहुत दिनों बाद में इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसलिए क्या है कि थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि, लेकिन अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं ये खूबसूरत सा टॉपिक। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 आपका हेडिंग होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उस शाम को इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी जब हमको फ्रीडम मिला, हमको स्वतंत्रता मिली। तो इस शाम की बात करने से पहले हम आपको उस दौर में लेकर के चलेंगे जब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, लेकिन हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर भी थी। कैसी थी, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ क्या सिचुएशंस थी और फिर जब अंग्रेज आ गए उस दौरान हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आए, क्या सिचुएशंस रही और इस शाम को क्या सिचुएशन रही। तो उससे क्या है कि आप एक अच्छा सा कंपैरेटिव स्टडी इन दोनों के बीच में कर पाओगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधे से 1760 के पास में, 1760 के आसपास आपको लेकर के चलते हैं। तो पहले वहां की कंडीशन जानते हैं कि वहां क्या था इस टाइम पीरियड के दौरान। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जैसा आपने सोचा होगा कि बहुत पुराना दौर था, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशंस बहुत बढ़िया कंडीशन में थी। भले ही हम ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे, भले ही हमारे यहाँ पे जो है वो ये इस टाइप का जैसे राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन उस सिचुएशन में आपने जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो उस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ये देखा होगा कि जमींदार एक वर्ग होता था, इसका अभाव था पूरी तरीके से। ये वहां पे नहीं हुआ करते थे, ये अंग्रेजों के आने के बाद ही बीच में एक मिडिल मैन के तौर पर आए। तो चलिए बात करते हैं 1760 में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो वाइब्रेंट थी। कैसी थी, वाइब्रेंट थी। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है आप सब जानते ही हैं। वाइब्रेंट का मतलब होता है कि जिस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हलचल हो रही हो इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़िया तरीके से चल रही थी, यानी वो स्टेगनेंट नहीं थी। कब, अंग्रेजों के आने से पहले, यानी प्रॉस्परस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी। प्रॉस्परस कंडीशन में हुआ करती थी यानी समृद्ध हुआ करती थी, बढ़िया सिचुएशन में थे हम लोग। ठीक है, हमारे यहाँ पे भले ही ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन वाज वो एट दैट टाइम वाज वेरी गुड, बढ़िया थी, अच्छी कंडीशन थी। लेकिन अब बात हमको करनी है यहाँ पर कि इस इवनिंग में कैसी सिचुएशन थी अंग्रेजों के आने के बाद। तो इस इवनिंग की अगर हम बात करें तो सिचुएशंस बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती। ये जो वाइब्रेंट इकोनॉमी थी ये वाइब्रेंट से हट करके बैकवर्ड सिचुएशन में आ गई और एक ऐसी इकोनॉमी हो गई, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। अंग्रेजों ने तो बहुत सारे काम किए, ट्रेन भी चलाई, डाक तार भी चलाया, टेलीफोन भी चलाया, ये चलाया, बहुत सारे कैनाल्स बनाई और वाटरवेज डेवलप किए। तो आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद में इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड कैसे हो गई,
वो इसलिए हो गई क्योंकि वो सारे जो काम किए गए थे वो ब्रिटिशर्स के बेनिफिट्स के लिए किए गए थे, ना कि इंडियंस के लिए। इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ यूज किया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, केवल अंग्रेजों के बेटरमेंट के लिए यहाँ पे सारे ये काम जो है वो किए गए। इसकी सिचुएशन कैसी हो गई? बैकवर्ड हो गई। बैकवर्ड के साथ में कैसी हो गई? स्टेगनेंट हो गई। स्टेगनेंट का मतलब होता है गतिहीन हो जाना किसी चीज का, और गतिहीन इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनकम, यानी कि जिसमें इनकम भी इंक्रीज ना हो और जो आउटपुट है यानी जो प्रोडक्शन है वो भी ना हो, ये दोनों ही चीजें खत्म। कोई इनकम नहीं बढ़ रहा है, ना पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ना जीडीपी बढ़ रहा है, ना आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो आप किसी भी तरीके से प्रॉस्परस नहीं है, आपका सब कुछ लूट लिया गया एक तरीके से। इस तरीके की सिचुएशन इस इवनिंग पर इंडियन इकोनॉमी की देखने को मिली। अब मेन की फीचर से जानते हैं कि आखिरकार इंडियन इकोनॉमी के जो मेन फीचर्स रहे जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमें बदले में क्या मिला, विरासत में क्या मिला अंग्रेजों से, वो देखते हैं कि हमारी सिचुएशंस कैसी थी। तो पहला तो ये हो गया कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड सिचुएशन में थी, यानी स्टेगनेंट थी, ये पहला पॉइंट हो गया। इंडस्ट्री की बात करें अगर उस टाइम पर, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं कही जा सकती, और यहाँ पर सीधा सीधा सा जो है वो लेक ऑफ इंडस्ट्री जो है, वो हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि भारी उद्योग जो थे उनका पूरी तरीके से अभाव देखने को मिला। अंग्रेज रहे लेकिन उद्योगों का उन्होंने कोई विकास नहीं किया। बदले में हमें क्या दर्द दे दिया कि हमारे यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चला करती थी, जो कॉटेज इंडस्ट्री चला करती थी, उनको और खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था वो उन्होंने इनपुट्स के तौर पर लिया, और इनपुट्स को लेकर के गए ब्रिटेन में, और वहां पर जैसा आप सभी जानते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो सबसे पहले उधर ही हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब उधर। तो वहां पर ले जाकर के उन इनपुट से आउटपुट तैयार किया, और बिना किसी इंपोर्ट जो टैरिफ्स वगैरह जो लगते हैं, टैक्सेस वगैरह जो लगते हैं इनके, उन चीजों को सीधा भेज दिया। यानी उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के तौर पर उन्होंने देख लिया कि हमारे यहाँ पर जो भी फाइनल गुड्स तैयार होंगी वो कहां पर जाएंगी, वो इंडिया के अंदर जाएंगी। यानी कि उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा मार्केट जो है अपनी गुड्स को सप्लाई करने के लिए मिल गया। बदले में हमारे यहाँ से सारा इनपुट्स लेते थे और वो आउटपुट हमें इंपोर्ट के तौर पर सेंड करते थे। तो ये बहुत आजकल जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये टॉपिक आता है, तो वहां हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बात करते हैं दूसरा, ये पहला तो ये। इसके बाद हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अंग्रेजों के जमाने के दौरान एम्प्लॉयमेंट में भी कोई खास अच्छा ऐसा रेस्पॉन्स मिला नहीं। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी नॉट गुड, एम्प्लॉयमेंट जो था वो सही नहीं था, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस जो थी वो बढ़िया नहीं थी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा नहीं था क्योंकि इकोनॉमी स्टेगनेंट कंडीशन में थी। अब इसके अलावा और ऐसी कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं जो वहां पर आपको देखने को मिले? अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, शहरीकरण की बात करें, आज आप सिटीज में रहते होंगे, पुराना जो भारत था वो गांवों का भारत था, और उस टाइम पर अर्बनाइजेशन ज्यादा नहीं था, केवल ओनली 14% पीपल्स आर लिव इन द सिटीज एट दैट टाइम। तो अर्बनाइजेशन की जो कंडीशन थी ये भी अच्छी नहीं थी, यानी कि शहरों का कोई खास विकास नहीं हुआ। क्लियर कट बात। इसके बाद जब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स, मैंने पहले कह दिया है बातों में कि इंपोर्ट्स के ऊपर हम हाईली डिपेंडेंट थे। तो इंपोर्ट्स की सिचुएशन कैसी थी? हम बाहर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे इंडियन इकोनॉमी में, तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा, हैवी इंपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटेन। आप जब कहीं बाहर से सामान खरीदोगे, आप देखिए आजकल आप कहाँ हैं, जैसे दिल्ली में जाते हो कभी, दिल्ली में जब आप जाते हैं जो कि लगभग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन रहा है, तो आप जब उस मेट्रो को देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, कहां से आए? जर्मनी से डब्बे मंगवाए गए थे दिल्ली मेट्रो के। आप बताइए आज का ये दौर आ गया, उसमें भी जर्मनी से आप इंपोर्ट कर रहे हो। इट मींस उस जमाने में तो आप सोच सकते हैं कि इंपोर्ट किस तरीके का रहा होगा। 50% ट्रेड ब्रिटेन के साथ हुआ करता था और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज थे उनके साथ हमारा होता था। लेकिन ब्रिटेन के साथ हमने जितना भी ट्रेड किया उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मोस्टली वहां से हम इंपोर्ट ही करते थे। एक्सपोर्ट के तौर पर केवल रॉ मटेरियल जाता था, ठीक है, और वो भी बहुत स्लाइटली, बहुत कम कीमतों पर वो लोग लेकर के जाते थे। तो यहाँ तक की जो स्टोरी हमने आपको बताई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। इसको मिटाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।
एक जो पॉइंट था वो एग्रीकल्चर को लेकर के था कि एग्रीकल्चर की सिचुएशंस जो थी वो इस इवनिंग पर बहुत अच्छी नहीं थी और हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। ठीक है, तो ना ही तो एग्रीकल्चर सिस्टम में हमारा प्रोडक्शन अच्छा था और ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, यानी कि पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो बढ़िया नहीं था, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था। कंपैरिजन करके बताएंगे कि क्या सिचुएशंस थी और आज के जमाने में क्या सिचुएशंस है जब आप आज के दौर में 2023 में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं। एग्रीकल्चर जब सेक्टर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला ही पॉइंट ये आएगा कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी के साथ में ये लो था, कम था, बहुत कम। कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम 1947 की बात करें तो ये लगभग 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर अगर जमीन का टुकड़ा है तो उस पर केवल 660 किलोग्राम जो है वो आपका मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन हो रहा था। और अगर आज के रेस्पेक्ट में इसको देखें तो ये इस 660 यानी 660 केजी के साथ में ये लगभग 3000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लगभग 3000 या इससे मोर देन 3000 केजी पर हेक्टेयर। अब आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है, जमीन वही है, प्रोडक्शन में कितना ज्यादा चेंजेस आया है आज के जमाने से अगर कंपैरिजन करें उस जमाने का। तो उस टाइम पर यानी उस इवनिंग में इंडियन इकोनॉमी में जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी, पहला फर्स्ट। दूसरा क्या था, जब सेकंड पॉइंट पे आप बात करेंगे तो जो आप लैंड सेटलमेंट देखते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट गुड। इसके अंदर एक मिडिलमैन की भूमिका में हुआ करते थे जमींदार। कौन हुआ करते थे? जमींदार। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स देखे होंगे, एक जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, एक रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ करता था और एक महलवाड़ी सिस्टम हुआ करता था। एक्चुअली तीनों में स्लाइटली थोड़ा थोड़ा चेंज था, एरिया वाइज इनको नेम प्रोवाइड किए गए थे कि साउथ इंडिया के अंदर किसको दिया जाएगा। साउथ इंडिया में जनरली रैयतवाड़ी प्रथा थी और वेस्टर्न अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न में तो महलवाड़ी प्रथा थी। अगर आप जैसे मान लीजिए आज का यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। और जमींदार का मतलब है कि एक मिडिल मैन है जो कि किसान, इसके ऊपर जमींदार और जमींदार के ऊपर जो आपका ब्रिटिश शासन कॉलोनियल जो सरकारें हुआ करती थी वो उनके मिडिल मैन के तौर पे काम करते और इनको इतने सारे राइट्स दिए गए थे कि ये लैंड लॉर्ड हो गए थे। कहने का मतलब किसानों की जमीनें अब किसानों की नहीं थी, वो केवल टिलर्स रह गए थे, केवल जोतने और बोने वाले रह गए थे। एक्चुअल में जो ओनर ऑफ द सोइल थे वो कौन थे? वो जमींदार थे। इसलिए बहुत बेकार सिस्टम था, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे और बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन उस टाइम पे जो है वो किया जाता था। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट गुड एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। ये आप खास बात ध्यान रखेंगे जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे। क्लियर कट बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मिटा देते हैं इसको ना। एक जो आप जनरली गांव में बैठते हैं तो एक चीज देखते हैं कि जब आप जमीन के भागों को देखते हैं, जमीन के टुकड़ों को देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे, बहुत कम कम, बीच बीच में उनके अंदर आप देखते होंगे ग्रामीण भाषा में जिसको कहते हैं कि बीच में एक मेड डाल रखी है और डिवाइड कर रखा है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक चीज आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, जमीन के ऊपर भले ही खातेदारी राइट्स किसी को भी दिए गए हैं लेकिन जमीन के ऊपर एक्चुअल जो राइट्स होता है वो सरकार का ही होता है। वो कभी भी आपसे आपकी जमीन ले सकती है क्योंकि फाइनल राइट्स जो हैं लैंड के वो सरकार के पास होते हैं, भले ही आपको ओनर से प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ये क्लियर कट बात है ना, ध्यान रखना इसको। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में और क्या था। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया नहीं थी, क्लियर कट बात, याद रखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंचाई सुविधाएं अच्छी नहीं थी। दूसरा एक और हम आपको बात बताएं, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत ध्यान से नोट करना है आपको। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जिनको आप बोल सकें एक तरीके से, छोटे आकार के खेत हुआ करते थे। और इससे क्या होता है, लो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और हाई इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो देखने को मिलती है। तो एक और फीचर डाल सकते हैं आप एग्रीकल्चर सिस्टम का एट दैट टाइम, इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। और उस कंडीशन में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारी। फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, ठीक है, और
सेमी फ्यूडल का मतलब होता है कि इसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी फीचर्स आपको देखने को मिले, यानी मार्केट इकोनॉमी के फीचर देखने को मिले, और फ्यूडल यानी जो सामंतवादी, जिसकी वजह से क्या है कि जो एक्सप्लोटेशन है वो बढ़ा, इन दोनों के की फीचर्स देखने को मिलते थे। जैसे आज आप कहते हैं ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलता है और उसके अंदर सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है हमारी, यानी सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, उसके फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। सरकार काम करती है लोगों के लिए, उनके पब्लिक वेलफेयर के लिए, और जो मार्केट वाला जो पोर्शन होता है वो प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देता है, वो अपने लाभ को लेकर के ध्यान देता है। कभी भी देखना आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहां पर जो भी काम होगा वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को देखते हुए होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कि आपका इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। गरीब, एक बात बताइए, आप जैगुआर के शोरूम में कभी आपने देखा कि कोई स्लम एरिया का कोई जाकर के खड़ा हो जाए उस एसी में 2-4-5 मिनट, उसको घुसने ही नहीं देगा गार्ड। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको जो फीचर्स दिए जाएंगे वो आपकी मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे मार्केट इकोनॉमी के अंदर। लेकिन सरकारी पार्क में आप देखेंगे बड़े से बड़ा अमीर भी जा सकता है और गरीब से गरीब भी पार्क्स में बैठे हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार है, सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम करती है। इसलिए क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों का होना जरूरी है और उनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेटाइजेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक मेरे हिसाब से होगा, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा होता है तो उससे नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। दोनों सेक्टर्स का मिलकर के काम करना बहुत ज्यादा ठीक है, अकेला सरकारी सेक्टर भी ना रहे, क्योंकि उससे फिर मोनोपोली की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो सरकार के पास होते हैं, फिर दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी का डेवलपमेंट उठता है। तो मेरा मानना है कि दोनों का बैलेंस बना रहे। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम जो हुआ करता था इस इवनिंग पर, वो बहुत बढ़िया नहीं था। इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। एक मेन जो एग्रीकल्चर सिस्टम से जोड़ के जिसको आप देखना चाहें, कॉमर्शलाइजेशन नहीं था उस जमाने में, यानी कि कैश क्रॉप्स डेवलप नहीं की जाती थी, केवल कंजम्पशन बेसिस क्रॉप्स जो हैं, जो खुद के खान पान के लिए की जाए, जैसे गेहूं है, चावल, बस ये कैश क्रॉप्स नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। जूट, पटसन, शुगर केन वगैरह ये सब नहीं होता था, कुछ भी कॉटन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। जैसे चाय के बागान आज लग रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो क्लियर कट बात है, तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर नहीं था। कॉमर्शलाइजेशन नहीं था यानी कि क्या नहीं था, कैश क्रॉप्स नहीं थी। और अगर कैश क्रॉप्स थी भी तो इनके पीछे एक सबसे बड़ा पार्ट था, ये फोर्स्ड का मतलब होता है कि अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती डराकर धमकाकर आपसे कहा गया कि ये वाली एग्रीकल्चर जो ये क्रॉप्स है इसको डेवलप करो। जैसे इंडिगो वाला मैटर आप बुक्स में पढ़ते रहे होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर उधर। इससे क्या है कि जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है वो खत्म होती है। तो क्लियर कट बात है, अगर कैश क्रॉप्स कहीं देखने को मिलती भी थी तो जबरदस्ती, डरा के, धमका के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन आप कह सकते हैं उसको, ये देखने को मिलता था। क्लियर कट बात, ये समझ में आ गई। अब हम इंडस्ट्री की सिचुएशन देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के सिचुएशन में थी। अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए, हमारे देश को आजादी मिली, जब उनको यहां से बाहर भेजा गया, तब इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो यहां से गए और हमारे कॉटेज इंडस्ट्री को खराब करके चले गए पूरी तरीके से। जबकि उनके आने से पहले हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, हैंडमेड आइटम्स हुआ करते थे, वो वर्ल्ड पे राज किया करते थे। लेकिन उनके आने के बाद सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया हमें एक इंपोर्टर के तौर पर। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इसको बहुत ध्यान रखना है आपको। तो हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, जो कि ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल टाइम पीरियड की इकोनॉमी थी उसमें देखने को मिलता है। तो पहला ही पॉइंट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जब आप देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ये हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। ये जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हुआ करती थी, तो इनको खत्म किया सिस्टमैटिक तरीके से। क्योंकि यहां अगर हमारे लोग इनको बनाते तो हम बाहर एक्सपोर्ट करते। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम एक्सपोर्ट करें, अगर हम एक्सपोर्ट करें भी तो केवल रॉ मटेरियल का, और वो भी सस्ते दामों पर, ठीक है। तो उन्होंने हमारे रॉ मटेरियल्स को लेना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत चीपेस्ट रेट पर। बदले में हमें मशीन मेड गुड्स दी, कैपिटल गुड्स दी,
और बहुत महंगा वसूला हमसे, ठीक है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा कीमतें वसूली, ये आप ध्यान रखेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिनको आप कह सकते हैं कि लेक ऑफ इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर था। आप उस जमाने में देखेंगे, आप एक बहुत बड़ा नाम सुनते होंगे कभी कभी, 1907 में टिस्को का नाम सुना होगा आप सबने, ये बहुत आता है क्योंकि फेमस था उस जमाने में ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1907 में प्लेस्ड हुई। तो इसके अलावा बहुत ज्यादा कारखाने देखने को यहाँ पे मिलते नहीं थे, और बड़ी इंडस्ट्रीज का तो ऑब्वियसली अभाव ही रहा है शुरू से। अंग्रेजों के जाने के बाद ही जब सेकंड 5 ईयर प्लान आप पढ़ोगे, उसके अंदर हैवी इंडस्ट्रीज पे पहली बार फोकस किया गया था, और राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब ऐसे स्पॉट फाइंड आउट किए गए थे जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। वो 1956 के बाद में, पहले नहीं था, अंग्रेजों के जाने के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और वो भी 5 ईयर प्लान के दौरान। क्लियर कट बात। आगे चलते हैं, और इंडस्ट्रीज को देखने के बाद में एक जो मेन जो चीज इकोनॉमी की हमारी जो रहती है, इसमें हमें 2-3 चीजें और देखनी होंगी। जैसे कि डेमोग्राफिक अगर फीचर्स को देखें तो हाई डेथ रेट्स, हाई बर्थ रेट, ये दोनों ही चीजें देखने को मिली। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी वो लगभग 32 इयर्स हुआ करती थी। जो बच्चे इसको समझ नहीं पाए वो मैं बता देता हूं कि उस टाइम पर एवरेज जो जीने की उम्र हुआ करती थी वो 32 साल, यानी आदमी मर जाता था कभी अकाल से, कभी बीमारी से, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हैवी डेथ रेट्स इसको बता रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। बहुत बढ़िया सिचुएशन में, आज के जमाने में मेडिकल फैसिलिटी कोई बहुत बढ़िया नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी पहले से काफी चेंज आया है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 32 इयर्स हुआ करती थी, और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ रेट्स, बर्थ की, ये क्या है, तो ये लगभग 69 ईयर है। यानी आज का आदमी एवरेज ऑन एवरेज 69 ईयर तो जिएगा, लगभग, अगर कोई उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो तो लगभग इतना जिएगा। तो देखो बहुत अंतर है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी है, ये सारी चीजें बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस दौरान कि जैसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर, जैसे आप इकोनॉमी में देखोगे, सर्विस सेक्टर में देखोगे, प्राइमरी सेक्टर में देखोगे, सेकेंडरी सेक्टर में देखोगे, तो एक बार जब आप इन सेक्टर्स को देखोगे तो उनमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपके पास भी आंसर लिखने के लिए मटेरियल रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका कोई पार्ट है, और इस पोर्शन का लगभग, ये मान लीजिए 100% का पोर्शन है, 360 में है, तो आप ये मानिए कि इसका मैक्सिमम जो एरिया था, मैक्सिमम एरिया जो था वो लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में था। किसमें था? 72% जो पॉपुलेशन था वो इस पे डिपेंडेंट था, 10% पॉपुलेशन हमारा जो था इंडस्ट्री, और बचा हुआ 18% जो था वो सर्विस सेक्टर। इन डेटा से क्लियर हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी थी, एग्रीकल्चर में ही ज्यादातर लोग जो है इन्वॉल्व थे, यही रोजगार मिलता था, यहीं से खाने को मिलता था, यही सारी चीजें। जब कोई कंट्री एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो तो वो डेवलप्ड की सीरीज में तो आएगा ही नहीं। आप देखिए आज के जमाने में जैसे जापान है, अमेरिका है, ठीक है, ब्रिटेन है, वहां पर जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की मैं बात करूं, ओनली 2% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इम्प्लिसिटेड इन दिस सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके अंदर काम कर रही है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर आज देखिए, आज भी लगभग 50% लोग तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और जीडीपी में उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत कम आता है, लगभग 13% के आसपास आज के जमाने में अगर देखें तो 13% ऑनली जीडीपी का पोर्शन एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस जमाने में जो देखने को मिली, तो ये पता चलता है कि हम कहां पर थे, इकोनॉमी की सिचुएशन किस कंडीशन में थी। अच्छा एक बात बताइए, आप आज के जमाने में जब आप बार बार पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी ऑफ द कंट्री है, उस जमाने से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। तो उस जमाने में नहीं थे, स्टिग्नेंट इकोनॉमी थी, इनकम ज्यादा वाइब्रेंट नहीं थी हमारी, ठीक है, बहुत कम थी। अब ओवरऑल एक एस्पेक्ट्स निकालते हैं कि देखो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया लगभग लगभग ये 1850s में यहां से बनाना स्टार्ट किया। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं कि 1853 में पहली ट्रेन चली, क्या चली? पहली ट्रेन चली
और कहां से कहां चली? मुंबई टू ठाणे, पुणे की तरफ जाते हैं, ये ठाणे अलग से डिस्ट्रिक्ट है उधर। तो मुंबई टू ठाणे ये चली 1853 में। अंग्रेजों ने डेवलप किया ट्रेन सिस्टम, लेकिन क्यों? उनके लिए, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। पर इससे अनफॉर्चुनेटली हमारे भी थोड़े थोड़े फायदे हो गए, लेकिन मेजर जो इनका ऑब्जेक्ट रखा गया था, उद्देश्य जो था यहाँ एस्टेब्लिश करने का, वो ब्रिटिशर्स का यही था कि उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। कैसे? एक तो वो जो सामान यहाँ से बेचते थे, इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री जो हमारे हुआ करते थे इंडिया के, वहां से सामान को जल्दी से पोर्ट्स पर पहुंचाया जाता, बंदरगाह पर, और वहां से सीधा भेज दिया जाता इनपुट्स के तौर पर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में। क्लियर कट बात। दूसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो इससे बढ़िया हो गया था, आ जा सकते थे इधर से उधर, और कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती थी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके अंदर, यानी उनको यहाँ पे आराम से शासन करने में इससे बहुत मदद मिली। ठीक है, समझ गए? बैठने ही नहीं देते होंगे उस जमाने में, तो आज के जमाने में जब टिकट, बिना टिकट के हमारे लोग यात्रा करते तब इतना सख्त रवैया होता है, तो जमाने में तो टिकट के पैसे किसके पास होते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन ट्रेन में भारतीय उस टाइम पे सफर करते होंगे, बहुत ज्यादा अगर 2-4 को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे ही एक वाक्य मुझे याद है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके ऊपर बहुत, जो ब्रिटिशर्स थे बाकी सब उस ट्रेन में अकेले थे, वो आई थिंक मैं उनका नेम जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया आई थिंक मेरे हिसाब से थे, साइंटिस्ट थे, मेरे को इतना पता है, तो इंजीनियर सॉरी। तो यहाँ पर एक बात है कि वो बहुत शांति से बैठे हुए थे और उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि आगे ट्रेन का लाइन टूटा हुआ है, और उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी। तो ट्रेन की चेन खींचने पर सारे ब्रिटिशर्स ने उन पर ब्लेम किया, उनके बारे में बुरा कहा, ये वो और असभ्य हैं ये सब। लेकिन जब फाइनली उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ट्रेन खींची है क्योंकि आगे से ट्रेन की जो पटरियां हैं वो टूटी हुई है, मैं जब शांत बैठा था तो मैंने कंपन में चेंज देखा, ट्रेन के जो आ रही थी आवाजें उसमें चेंज देखा, और मैंने इसी के लिए तब पता चला कि वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक बहुत बड़े इंजीनियर इंडिया के रहे। तो ऐसी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको भी पता चलता है कि उस जमाने में कैसी कैसी घटनाएं घटी होंगी, आज के भारत में और उस दौर के भारत में कितना अंतर है। क्लियर कट बात। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपसे कोई कहे कि ब्रिटिशर्स जो थे उस दौरान, अगर कोई पॉजिटिव वर्क्स आपसे लिखने को कहे कि कोई 5 ऐसे पॉजिटिव वर्क्स बताइए जो आपको ब्रिटिशर्स के रहने के दौरान जो है देखने को मिले। ये लास्ट है इस चैप्टर का, फिर इसके बाद इसको खत्म करेंगे हम। तो पहला तो यही था कि एक तो जो था वो कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये बढ़ गया था, चाहे रेलवेज के थ्रू हो, चाहे टेलीफोन्स के थ्रू हो, चाहे फैक्स के थ्रू हो, कम्युनिकेशन जल्दी हो गया था। और इसका दूसरा इंपैक्ट आया था पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो प्रशासन हुआ करता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इफेक्टिव हो गया इनकी बदौलत। ठीक है, 2। तीसरा ये था ट्रेवल, भारतीय भी बाद में धीरे धीरे उनको भी सुविधाएं दी गई, और इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी ट्रेवल कर पाते थे। और ट्रेवल करने के साथ साथ ही क्या था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, एक से दूसरे पार्ट्स में भेजे जाने लगे इंडिया के। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपको देखने को मिली। एक, पोर्ट्स बनाए गए, बंदरगाहों का विकास किया गया। इनका भी पर्पज वही था कि किया अंग्रेजों ने अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फायदा हमारे देश के लोगों को भी मिला। आज आप जो सिस्टम देखते हैं, जैसे आप आईपीसी देखते हैं, इंडियन पीनल कोड देखते हैं, पुलिस प्रशासन देखते हैं, और आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो अंग्रेजों के जमाने की ही एज वेल एज चली आ रही हैं, और वही सिस्टम लगभग चल रहा है। आप ये चीज देख लें। ठीक है, तो बहुत सारी, जैसे उन्होंने कई ऐसी चीजें डेवलप की, जैसे रोडवेज को डेवलप किया, रोड्स को डेवलप किया। ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट को उन्होंने थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, जिसका हमारी कंट्री के लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कट बात। कुछ इनोवेशंस भी हुए, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फायदे कम थे, नुकसान जो थे वो बहुत ज्यादा थे कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान। तो इस तरीके से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी रही जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके गए, तो बहुत खराब रही, बहुत बेकार सिचुएशन में थे, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट। ठीक
ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड, ये सब चीजें आप कह सकते हैं उस इकोनॉमी के बारे में। आज कैसी है इंडियन इकोनॉमी? आज डेवलपिंग पेपर है और हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन है, पेस ऑफ ग्रोथ बढ़िया है। बीच में कभी कभी इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने आपसे काफी सारी ऐसी बातें की और काफी नहीं कर पाए जो कि एक बहुत बड़े डिटेल एनालिसिस के साथ क्लास में हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसे ड्रॉट्स की बात करते हैं, आपसे बहुत सामान्य सा इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको सुनकर के। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मान लो कि व्हाट यू नो अबाउट द ड्रॉट, अकाल क्या होता है, आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी एक डेफिनेशन दीजिए मेरे को, तो आप कैसे देंगे? सभी बच्चे अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन ड्रॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये नेचुरली ही होता है, ये कभी कभी मैन मेड भी होता है। अगर प्राकृतिक कारणों से कोई ऐसी घटनाएं हो गई जिससे कि लोग भूखे मरने लगे, तो आप नेचुरल तरीके से कहेंगे कि भाई अकाल है, जिसमें जो कॉमन नीड्स होती है, हमारी मिनिमम नीड्स होती है, वो पूरी नहीं होती है आदमी की। लेकिन कभी कभी सरकार की गलत नीतियों की बदौलत भी ये जो कॉमन नीड्स हैं इनमें दिक्कत आने लगती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये लोगों तक नहीं हो पाती सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो उस सिचुएशन में भी ड्रॉट होगा, अकाल होगा। तो कई बार ये जो अकाल रहे ये 1943 तक देखने को मिले, जिनमें एक बंगाल का जो ड्रॉट था वो बहुत फेमस रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत खराब रहा है हिस्ट्री अगर देखें आप तो। लेकिन जब से फ्रीडम मिला है उसके बाद से हमने ऐसा कोई ड्रॉट फेस नहीं किया है, ना ही किसी की जान गई है। और आगे जब आप आज के दौर में हैं तो इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे की फीचर्स ऐड हो गए हैं। इकोनॉमी के बिना आप कहीं पर भी जा नहीं सकते, उसके बिना कर नहीं सकते। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती ही हैं, उनके बारे में हम आपसे सेपरेट बात करते रहे हैं। आपके घरों में आपकी मम्मी खाना बनाती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं स्कूल के अंदर टीचिंग कराता हूँ, गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर कट बात। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। क्लियर। तो बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जानेंगे और क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में होने वाला है। जब 1947 में ये सिचुएशंस थी, तो 1947 के बाद में ऐसे कौन कौन से जो है वो एक तरीके से कदम उठाए गए जिनकी बदौलत जिनको कहते हैं आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टिल 1990 एंड आफ्टर 1991, ये सब बातें हम इसमें करेंगे। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, टाइम जैसे जैसे गुजरेगा, ये एक हिस्ट्री की तरह ही चलता है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी जो है। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी? उम्मीद है आपको ये क्लास ठीक लगी होगी, और बहुत सारी ऐसी बातें आप खुद से भी करते रहें जिससे कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आंसर लिखते समय आप फैक्ट्स को जरूर लिखें, पॉइंट्स को जरूर लिखें, बहुत सारी ऐसी बातें लिखें जो अनसुलझी कहीं ना कहीं रहेगी। क्लियर कट बात। और बताइए आपको अगर कुछ लग रहा है तो। जमींदार का मतलब मिडिलमैन, ध्यान रखेंगे आप। टिलर्स ऑफ द सोइल का मतलब जो केवल जमीन पर जोतने और बोने का काम करते हैं, उनके पास ओनरशिप नहीं होती। तो किसान ओनरशिप में नहीं थे जमींदारी सिस्टम में। क्लियर। और बताओ और क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और ये बहुत दिनों बाद मैं अपने पेज पर अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है, और बाकी आप जनरल वे में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।